नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दून अस्पताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कुआनू मीनस मोटरमार्ग हादसे में घायलों का हालचाल जाना है। परिजनों से बात कर मदद का भरोसा दिया है। दुर्घटना में दिवंगत लोगों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई। उपचार उपलब्ध कराने के भी डॉक्टर्स को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की जानकारी आ रही है इस वक्त की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सचिवालय में सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक। कौशल विकास की प्रगति पर जायजा लिया गया है। बड़ी जानकारी, स्किल युवाओं के लिए आगे के लिंकेज पर मंथन किया गया है। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक, प्रगति रिपोर्ट पर समीक्षा ली गई और उनसे जानकारी ली गई। फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरीके से योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। और आखिरकार इस बैठक के जरिए सभी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। स्किल्ड युवाओं के लिए आगे के लिंकेज पर मंथन किया गया और आखिरकार किस तरीके से युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, क्या कुछ नई योजनाएं रोजगार से जुड़ी युवाओं के लिए लाई जा सकती हैं, उस पर भी गहन चिंतन मंथन किया गया। सचिवालय में सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की। ये बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। योगेश, जानना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आखिरकार किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया? हाँ, देखिए नीति देहरादून जिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की उस स्तरीय समीक्षा बैठक की और बैठक में प्रदेश में चल रही कौशल विकास योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अब तक हुई प्रगति के विस्तार को लेकर के उन्होंने जायजा लिया है, बातचीत की है। मुख्यमंत्री अधिकारियों से भी जाना है कि विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों पर जो है कितने युवाओं को स्किल्ड बनाया जा रहा है और उनमें से कितने को रोजगार अथवा स्वरोजगार से जोड़ा गया है। तो निश्चित तौर पर बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्किल्ड युवाओं के लिए आगे आने के लिंकेज, खासकर उद्योग, निजी क्षेत्र, जी स्टार्टअप्स और स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ने के मंथन किया है। और सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रशिक्षण सिर्फ सर्टिफिकेट तक सीमित न रहे, बल्कि युवाओं को वास्तविक रोजगार और आय के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रशासनिक स्थानीय जरूरतों के हाँ, अनुसार जो है स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाए। जी बिल्कुल। और इससे जुड़ी क्या कुछ योजनाओं पर विचार किया गया है? आखिरकार लिंकेज मंथन पर जो चर्चा हुई है कि किस तरीके से नए रोजगार सृजित किए जा सकते हैं युवाओं के लिए, आखिरकार इसको लेकर क्या कोई ठोस निर्णय लिया गया है? हाँ, देखिए अगर कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो प्रदेश में युवाओं को रोजगार पर प्रशिक्षण देना है और आत्मनिर्भर बनाना है। यह विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को जो है तकनीकी, व्यावसायिक और आधुनिक कौशल का प्रशिक्षण देता है। और उसी के चलते मुख्यमंत्री ने जानकारी की कि कितने युवाओं को इस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कितना उनको स्किल बनाया जा रहा है ताकि वे निजी क्षेत्र, उद्योग, स्टार्टअप व ठीक है, स्वरोजगार से जुड़ सकें। जी ठीक है योगेश, इस खबर पर नजर बनाए रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने और अल्पसंख्यक शिक्षक प्राधिकरण के गठन का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब यह प्राधिकरण तय करेगा कि अल्पसंख्यक बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए और सिलेबस क्या होगा। सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी अनिवार्य होगी। उत्तराखंड में सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू करने का पहला राज्य अपने आप को घोषित किया, जिसके तहत मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने और उनके पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होगा। अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का विधेयक हमने अगस्त माह 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत किया था। वो पारित होने के बाद उसके पीछे हेतु था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले। और जो पहले से मदरसा बोर्ड था उसमें चूँकि जो राज्य का हमारा शिक्षा बोर्ड था, उस शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, सबको शिक्षा का अधिकार देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बच्चे को
शिक्षा मिले, वो भविष्य में राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, उस दिशा में उसको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, न कि बहुत पुरानी कट्टरवादी मानसिकता की शिक्षा, कबीलाई मानसिकता की शिक्षा, 500 वर्ष पुरानी जो ऐसी शिक्षा है जिससे उनका भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है। तो उनको समाप्त किया है, मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है 1 जुलाई 2026 के बाद। और इसमें अन्य जो अल्पसंख्यक वर्ग में अन्य लोग भी आते हैं, चाहे सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, पारसी हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, उन सभी को भी इसके अंतर्गत लाया है। हमारा इसके पीछे ध्येय ही है कि अब एकीकृत शिक्षा हो जाए, एक जगह पर सब लोग आ जाएं और सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने प्रदेश में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने इसे मुस्लिम समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर करार करते हुए कहा कि अब बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ अब दुनियावी शिक्षा भी मिल सकेगी। शम्स ने यह स्पष्ट किया कि मदरसा बोर्ड को समाप्त कर गठित इस प्राधिकरण के तहत अब सभी को माध्यमिक शिक्षा परिषद से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिससे हर बच्चा उत्तराखंड का आधिकारिक पाठ्यक्रम पढ़ सकेगा। शादाब शम्स ने इस कदम को देश की प्रगति से जोड़ते हुए कहा कि यह निर्णय मुस्लिम नौनिहालों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर चलने और डॉक्टर इंजीनियर बनने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि अब बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें खुले आसमान में उड़ने के लिए नए पंख मिलेंगे। ये देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व को बचाते हुए मुस्लिम बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और वो मुख्य धारा से जुड़ सके, उसके लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाने की बात कही गई थी। आज वो शिक्षा प्राधिकरण बना दिया गया है। दिल की गहराइयों से युवा मुख्यमंत्री को और धामी सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो कदम उठाया है ये मुस्लिम बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर होगा। मुस्लिम बच्चे अब दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर सकेंगे। अब वो जो शिक्षा का अधिकार देश के हर बच्चे को मिलना चाहिए, उससे वो वंचित नहीं रहेंगे। अब मुस्लिम बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर और साइंटिस्ट भी बन सकेंगे। अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर गुरुदेव समाधि मंदिर में स्वामी सत्यामित्रानंद गिरी जी महाराज की स्मृति में श्री विग्रह मूर्ति स्थापना महोत्सव शुरू हुआ है, जो महोत्सव 6 फरवरी तक चलेगा। और इस महोत्सव में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत कर पूजा अर्चना की और महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा देश भर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां देखने को मिली। महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे पंजाब के राज्यपाल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड को 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन पलायन की समस्या अभी भी सरकार के लिए बड़ा मुद्दा नजर आ रही है, जिसके लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य भी कर रही है। इस विषय पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि प्रदेश में हमेशा से सबसे बड़ा दुख पलायन रहा है। साथ ही राज्य में अब तक की सरकारों के कार्यकाल में पलायन एक गंभीर समस्या है और एक चुनौती के रूप में काम करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार की ओर से पलायन को चुनौती को कम करने और रोकने के लिए आगे कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में रोजगार प्रदान कर सरकार ने रिवर्स पलायन को गति दी है। नहीं, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा दर्द ही हमेशा पलायन रहा है। उत्तराखंड में जो घोस्ट रिलीजियस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ी एक चुनौती रही है हर सरकार के लिए। लेकिन इस सरकार में उस चुनौती से हमने कहीं ना कहीं बहुत हमने आगे बढ़ के काम किया है पलायन को रोकने में, रिवर्स पलायन में। चाहे वो मैं आपको बहुत सारे ऐसे गांव बता सकता हूँ उत्तराखंड में जहाँ पे लोगों ने वापस आके अपना रोजगार खुद शुरू किया है, चाहे वो बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो फिशरीज के क्षेत्र में हो, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में हो, होम स्टे के माध्यम से हो। तो उत्तराखंड सरकार लगातार कोशिश यही कर रही है कि उत्तराखंड के जो दूरस्थ दुर्गम क्षेत्र है वहाँ तक अपनी योजनाओं को पहुंचा सकें और लोगों को पलायन से कहीं ना कहीं।
बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को केवल चुनावी और संगठनात्मक दृष्टि से ही नहीं बल्कि पार्टी की आचार विचार और विचारधारा को समाज के प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करती है। इसी क्रम में आगामी 5 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यालय नई दिल्ली में बीजेपी के प्रशिक्षण विभाग की एक अहम बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के राष्ट्रीय, प्रदेश और जिले का मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं की समितियां हिस्सा लेंगी। कुंदन परिहार ने बताया कि उत्तराखंड से भी 6 कार्यकर्ताओं की एक समिति गठित की गई है, जो कि इस बैठक में शामिल होकर राष्ट्रीय नेतृत्व से मार्गदर्शन प्राप्त करेगी। इसके बाद उसी तर्ज पर प्रदेश के अन्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर उन्हें और अधिक सक्षम बनाने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को न केवल चुनाव में, न केवल संगठन संरचना में, बल्कि वो कार्यकर्ता कैसे प्रशिक्षित हो इसके लिए भी उनको प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करती है। और हम इस स्तर पर राष्ट्रीय स्तर से लेकर के हमारे मंडल के स्तर तक एक प्रशिक्षण अभियान चलाने वाले हैं। और चूंकि प्रशिक्षित होकर के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी के आचार विचार से प्रशिक्षित होकर के समाज जीवन में अपना योगदान दे सकें, इसके लिए प्रशिक्षण बहुत अवश्यंभावी है और हम उनको प्रशिक्षित करते हैं। इसी क्रम में 5 तारीख को राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में एक प्रशिक्षण विभाग की देश भर की बैठक आहूत की गई है और उत्तराखंड से भी 6 लोगों की एक समिति हमने बनाई है। उसमें हम लोग वहाँ पर प्रतिभाग करेंगे और उसके पश्चात जो वहाँ से हमको मार्गदर्शन बातें प्राप्त होगा तो हम लोग निचले स्तर तक उस प्रशिक्षण को लगाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके उन्हें सक्षम बनाने का प्रयास। उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है और उन्होंने गुंजन हत्याकांड का जिक्र करते हुए बताया कि पीड़ित ने घटना से पहले पुलिस को शिकायत दी थी, इसके बावजूद समय रहते सुरक्षा और कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा उसकी हत्या के रूप में सामने आया। ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रदेश में शासन, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था की लचर स्थिति के कारण महिलाओं में डर का माहौल है। उन्होंने अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने और कानून का भय दोबारा स्थापित करने की मांग की। भाजपा की सरकार इस प्रदेश में आई है। पिछले 9 साल से लगातार महिलाओं के प्रति जो अपराधीकरण है बढ़े हैं और बड़े अफसोस की बात है, बहुत चिंता का ये विषय है कि पिछले 1 हफ्ते में 3 महिलाओं की हत्या देहरादून जिले में हुई, जो कि प्रदेश की राजधानी कही जाती है और जहाँ पे सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। एक बच्ची ने, जो गुंजन ने 3 दिन पहले पुलिस को ये कंप्लेन दी थी कि उसके साथ आकाश इस तरीके की आशंका जताई थी कि इस तरीके की कोई घटना घट सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया या जो कार्रवाई करने में देरी हुई है, उसके चलते एक बच्ची की हत्या हो गई। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह की लचर हालत में आज उत्तराखंड में शासन, प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था है कि आज लोगों के मन में एक डर बैठ गया। एक महिला अपने घरों से निकलने में डरने लग गई। ये पता नहीं कब उसके साथ कौन सी घटना हो जाए। इस तरीके की जो प्रवृत्ति के लोग हैं, इन लोगों को पुलिस प्रशासन को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हरिद्वार जिले के थाना भगवानपुर क्षेत्र के अंतर्गत विवाद में 2 व्यक्तियों की मौत संबंधी प्रकरण में एसएसपी हरिद्वार ने बड़ी कार्रवाई की है, जिस क्रम में सिपाही और हेड कांस्टेबल सहित चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल रिपोर्ट में तत्काल मौके पर पहुंचने और आला अधिकारियों को सूचना न देने की बात सामने आई है। बता दें कि 1 फरवरी को रविदास जयंती के बाद झगड़े के दौरान थाना भगवानपुर के बनारसी में 2 लोगों की मौत हुई थी। तो तत्काल मौके पर न पहुंचने पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। सिपाही और हेड कांस्टेबल सहित चौकी प्रभारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब इस मामले में आखिरकार क्या कुछ आगे कार्रवाई होने जा रही है, वो बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि एक तरफ शासन प्रशासन की तैनाती, मौजूदगी और उन पर कार्य करने को लेकर सवाल जो उठ रहे थे, आखिरकार उस पर सस्पेंशन का ये बड़ा दांव खेला गया है। लेकिन 2 व्यक्तियों की मौत संबंधी जो प्रकरण है वो इस वक्त गहराता जा रहा है और इस मामले में पुलिस के एक्शन पर तमाम सवाल उठते नजर आ रहे हैं। इसी बीच एसएसपी हरिद्वार ने बड़ी कार्रवाई की। सिपाही और हेड कांस्टेबल और चौकी प्रभारी को तुरंत
सस्पेंड कर दिया। तत्काल मौके पर ना पहुंचने पर एक्शन लिया गया है। रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आपको बता दें कि ये बड़ा मामला निकलकर सामने आया जिसमें 2 लोगों की जान गई थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरसलीन हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुरसलीन, जानना चाहूंगी कि आखिरकार पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में अब आगे क्या कुछ एक्शन लिया है, आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, बीते 2 दिन पहले रविदास जयंती पर एक भगवानपुर तहसील के बिनारसी गांव में एक बड़ा मामला देखने को मिला है, जहां पर गोलीबारी होने से 2 की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं पर देर रात एसएसपी हरिद्वार ने बड़ा कदम उठाते हुए 3 लोगों को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है, एक लैन हाजिर कर दिया गया है। चौकी इंचार्ज को लैन हाजिर करके 2 लोगों के साथ में सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस अधिकारी से बात की गई तो पुलिस अधिकारी का साफ तौर से कहना है कि दोनों ओर से तहरीर रखी, दोनों ओर मुकदमा दर्ज किया है और बाकी बारीकी से यहाँ पर जाँच होगी। जाँच में जो पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है मुस्लिम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी के चिरण गांव में जंगली जानवरों का खतरा लगातार बना हुआ है। सोमवार सुबह गांव के पास भालू ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। जिला अस्पताल के डॉक्टर विकास सतीप ने बताया कि युवक को हल्की चोटें आई हैं और उसकी हालत पूरी तरह से सामान्य है। एहतियात के तौर पर युवक का मेडिकल प्रशिक्षण किया जा रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पहले से ही गुलदार और भालू की दहशत बनी हुई है। इस संबंध में वन विभाग को पहले भी कई बार सूचित किया गया है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बीते कई दिनों से भालू की आवाजाही क्षेत्र में बनी हुई थी, जिसके चलते ये बड़ी घटना घटी है। सुबह 8:30-9 बजे की ये घटना है और जिस रोड पे हमला किया है ये लड़का बिचली राई गांव का है और ये वहाँ पे नौकरी करता है फॉरेस्ट फार्म में। और जिस रोड में ये घटना बताई जा रही है, मैं कम से कम पिछले 4 महीने से लगातार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भालू की एक्टिविटीज दिख रही हैं। लोगों ने देखा है पेड़ तोड़े हुए, मगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पर कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये सोच रहा है कि जैसे हम अपने घर के खेत खलियानों को खोदने के लिए इन्हें बुला रहे हैं। मतलब इतना परेशान वो हम लोगों के बोलने से हो रहे हैं। हमने ट्रीटमेंट भी दिया और मेडिकल भी हमने नोट डाउन कर लिया। वैसे कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं है, पेशेंट ठीक है और इंजरीज हमारे देखे से तो अभी सिंपल ही हैं। बाकी एडमिट कर लिया है सर्जन सर ने और फॉरेस्टर्स भी आ गए थे वहीं से और उनका इन्फॉर्मेशन हो गया और ऐसा पेशेंट ने बताया है। लेकिन हाँ, डायरेक्ट अटैक तो ऐसा नहीं हमें लग रहा है कि बिल्कुल बाइट है ऐसा नहीं। लेकिन अब वो गिरा है, खींचा है उसको तो स्क्रैच तो आए सब। जैसा कि आपने संज्ञान में दिया है, बालू की शिकायतें आ रही हैं हमारे पास, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शक किसी अभी तक वीडियो ऐसा कोई वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसलिए वन विभाग को भी इसकी जानकारी है, वो भी इस चीज़ का संज्ञान ले रही है और वो भी जांच करने में लगे हुए हैं इसमें। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को पहले बता दिया था कि क्षेत्र में गुलदार का भालू का देखने को मिला। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, हम लगातार वन जंतु और सामान्य जनताओं के बीच में क्योंकि लगातार हम अपने लकड़ी के लिए, घास के लिए हम लगातार जंगलों की ओर जा रहे हैं और जंगल से जानवर भी आ रहे थे। एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है यहाँ के लिए, तो इसके संबंध में सभी को जागरूक भी किया जा रहा है। वन विभाग को निर्देशित भी किया जा रहा है कि जगह जगह पे अपने जाल वगैरह जहाँ पर लगता है कि वो हमारे सामान्य जनता के लिए खतरनाक हो सकता है, उसके दृष्टिगत अपनी तरफ से कार्रवाई करने के लिए निर्देश जिलाधिकारी द्वारा लगातार जारी किए जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टोईवाला में उप जिला अस्पताल में उच्चीकृत करने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डॉक्टर मनोज शर्मा ने अस्पताल का स्थल निरीक्षण किया और मंडी परिषद अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि 15 दिनों के भीतर भवन विस्तार और सुविधाओं के विकास का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अस्पताल 50 बेड क्षमता के साथ ही सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस उप जिला चिकित्सालय के रूप में विकसित होगा, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। गौरतलब है कि 2014 में भी अबूचीकरण की पहल हुई थी, लेकिन अब दोबारा प्रक्रिया तेज होने से स्थानीय लोगों में उम्मीद है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से घोषणा के बावजूद देरी से लगातार जनता असमंजस की स्थिति में थी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने बताया कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कांग्रेस हर स्तर पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आंदोलन की अब तैयारी करने के बावजूद भी प्रशासन अगर नहीं चेता तो ये बड़ा सवाल है। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा।
लोगों ने कई दिन आंदोलन चलाया था, लोकल क्षेत्र के लोग, सभी संगठन के लोगों ने मिलकर आंदोलन चलाया था इस सरकारी अस्पताल में, मगर जो हम लोगों की मांग थी 50 बेड के अस्पताल की सुविधाएं देने की, और हमारी ये हमेशा हम लोग कहते थे कि रेफर सेंटर बन के रह गया, और अभी भी वही स्थिति है। कांग्रेस संगठन हमेशा से इसको लेकर आंदोलन करता रहा है, आवाज उठाता रहा है, और हमारी यही मांग है कि अगर जल्द ही इस अस्पताल का उच्चीकरण नहीं किया गया तो हम लोगों को बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और मैं बोलना चाहता हूँ इन अधिकारियों को, इन सरकार को, कि ये जो अस्पताल है ये लाइफलाइन है इस पूरे डोईवाला क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण पूरे दूर सुदूर क्षेत्रों से यहाँ पहुंचते हैं, इस अस्पताल में पहुंचते हैं, और जब वहां आके उनको एक इमरजेंसी फैसिलिटी भी नहीं मिलती है तो दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य क्षेत्र का इसलिए रहा है कि दो मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में रहे हैं, यहाँ के विधायक रहे हैं। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री रहे हैं, माननीय निशंक जी मुख्यमंत्री रहे हैं, मगर उनके कार्यकाल में भी इस अस्पताल की कोई कायाकल्प नहीं हुआ है। अभी भी अस्पताल की स्थिति वही है, और अगर जल्द ही इसकी स्थिति ठीक नहीं होती, उच्चीकरण नहीं किया गया, तो हम लोग बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। प्रयास किए जा रहे हैं, कई सारी चीजें आती है, जैसे बिल्डिंग डिमोलिशन में जानी थी यहाँ पे, तो उसकी परमिशन में थोड़ा सा वो समय लगा। उसके बाद सचिव साहब के साथ बैठक जो हुई थी, तो उसमें कुछ जो डीपीआर की कॉस्ट थी उसको लेकर के बात थी, तो डीपीआर को रिवाइज करने के लिए बोला गया, वो काम भी जो है वो हो गया है। तो इसी क्रम में आज मेरे द्वारा यहाँ पे रखा गया था कि कार्य संस्था को बुलाया गया है कि हम विजिट कर लें और कहाँ पे जो अड़चने आ रही है उनको देख लें कि क्यों जो है इसमें समय लग रहा है। तो अभी कार्य संस्था भी यहाँ पे पहुँचने वाली है, तो हम विजिट भी करेंगे और कैसे इस काम को स्पीड अप हम कर सकते हैं। जो फॉर्मेलिटीज हैं ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं, और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही हम इसमें जो कार्रवाई शुरू करेंगे। मेरे द्वारा निर्देश जो यहाँ कार्य संस्था को दे दिए जाएंगे कि वे शीघ्रता से जो है कार्रवाई इसमें करना शुरू करें। ये 50 बेडेड जो है हॉस्पिटल बनना है। हालांकि अभी पदों का सृजन हमारे पास में नहीं आया है, तो उपजिला चिकित्सालय में जो भी पद होते हैं सभी तरह के स्पेशलिस्ट उसमें होते हैं। तो 50 बेड की उपलब्धता होगी। इसमें हमारे पास ओटी भी होगा, डेडिकेटेड लेबर रूम भी होगा, 2 हमें ओटी मिलेगी, इसमें 50 बेड अलग से मिलेंगे, और सभी तरह की इसमें अल्ट्रासाउंड का कक्ष होगा, पैथोलॉजी का अलग से कक्ष होगा। तो सभी तरह की जो एक सुविधाएं जो फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।